मैं अर्चना दत्ता आपके लिए अपने YouTube चैनल फार्मासिस्ट अर्चना पे ब्लड का सेकंड पार्ट लेकर के आई हूँ। फर्स्ट पार्ट हमने पढ़ा था जिसमें कि हमने पढ़ा था ब्लड के कंपोनेंट्स में प्लाज्मा और सेलुलर कंपोनेंट्स के विषय में। सेलुलर कंपोनेंट्स में भी हमने बताया था कि 3 पार्ट होते हैं, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट्स, जिसमें कि आरबीसीज या लाल रक्त कणिकाओं के बारे में हम पहले पार्ट में पढ़ चुके हैं। अब सेकेंड पार्ट में हम पढ़ेंगे डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट्स के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। श्वेत रक्त कणिकाओं या वाइट ब्लड सेल या जिनको हम ल्यूकोसाइट्स या डब्ल्यूबीसीज कहते हैं, तो नाम से ही पता चल रहा है वाइट ब्लड सेल यानी कि इनका कोई कलर नहीं होता है, ये कलरलेस होती हैं और ये संख्या में बाकी दोनों सेलुलर एलिमेंट यानी कि आरबीसीज और प्लेटलेट्स से बहुत कम होती हैं। ये संख्या में केवल 8000 क्यूबिक पर mm होती हैं। ये 2 तरीके की होती हैं, ए ग्रेन्युलोसाइट और ग्रेन्युलोसाइट। नाम से पता चल रहा है, ग्रेन्यूल्स माने होता है कण और ए ग्रेन्युलो माने कणिका कण रहित, और ग्रेन्युलोसाइट्स यानी कि वो सेल्स जिनमें कि ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं या कण पाए जाते हैं। इस हिसाब से इन दोनों को 2 पार्ट में ब्रॉडली डिवाइड किया गया है। तो ए ग्रेन्युलोसाइट वो हैं जिनमें कि कोई भी बीच में सेल में कण नहीं पाए जाते हैं और इनका जो न्यूक्लियस भी जो होता है वो सिंगल होता है। और जो ग्रेन्युलोसाइट होती हैं इनमें कण पाए जाते हैं या ग्रेन्यूल पाए जाते हैं, तो ये ग्रेन्युलेटेड होती हैं और इनका न्यूक्लियस तो सिंगल होता है लेकिन ये लोब्स में डिवाइडेड होता है, यानी कि पिंडों में 2 या 3 लोब्स होते हैं जो आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, टोटली डिवाइड नहीं होते हैं। तो ये 2 to 3 लोब्स का न्यूक्लियस इसमें पाया जाता है, जबकि इनमें सिंगल लोब होता है, कोई सिंगल न्यूक्लियस होता है, कोई लोब्स नहीं पाए जाते हैं। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण हम बात करते हैं ग्रेन्युलोसाइट की, यानी कि वो श्वेत रक्त कणिकाएं जिनमें कि कोई भी ग्रेन्यूल्स नहीं होते हैं। इनको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, जिसमें पहला है लिम्फोसाइट और दूसरा है मोनोसाइट। ये 2 तरीके की हैं, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। लिम्फोसाइट और मोनोसाइट अगर हम इनकी बात कर रहे हैं तो समझ लीजिए हम अपने शरीर की बहुत महत्वपूर्ण सेल्स के बारे में बात कर रहे हैं और आज के सिनेरियो में इनका बहुत बड़ा महत्व है। कैसे है? ये जो लिम्फोसाइट होती हैं ये एक्चुअली हमारी एंटीबॉडी या इम्यूनिटी का फॉर्मेशन करती हैं, और अगर हम इनकी संख्या की बात करें तो ये पूरे डब्ल्यूबीसीज की 20 to 30% होती हैं। हम पूरे रक्त कणिकाओं की बात नहीं कर रहे हैं, हम केवल डब्ल्यूबीसीज की बात कर रहे हैं। टोटल डब्ल्यूबीसीज की 20 से 30% ये लिम्फोसाइट होती हैं। लिम्फोसाइट वास्तव में हमारी एंटीबॉडी या इम्यूनिटी का निर्माण करती हैं। एंटीबॉडी या इम्यूनिटी क्या है? वो हमारे शरीर की वो क्षमता जिससे कि हम रोगों से लड़ते हैं। हमारी इम्यूनिटी, आजकल तो हर दूसरा इंसान कहता है कि इम्यूनिटी बढ़ाओ तो कोरोना भाग जाएगा या कोरोना जो है आपको ज़्यादा परेशान नहीं करेगा। तो वास्तव में जिस इम्यूनिटी की हम बात कर रहे होते हैं तो हम इन्हीं डब्ल्यूबीसीज की बात कर रहे होते हैं और स्पेशली बात कर रहे होते हैं लिम्फोसाइट की, क्योंकि यही होती हैं जो हमारी एंटीबॉडी या इम्यूनिटी सिस्टम होती हैं। लिम्फोसाइट भी 2 तरीके की होती हैं, बी सेल और टी सेल। बी सेल और टी सेल क्या है? तो इसके पहले आप ये समझ लो कि हम लोग बहुत शांति से रहते हैं हमारे देश में। क्यों? क्योंकि हमारा जो सुरक्षा तंत्र है, चाहे वो आर्मी हो, एयर विंग हो या नेवी हो, ये सब जो है हमारी जगह जगह सीमा पे सुरक्षा कर रहे हैं। और बॉर्डर पे कौन लगा है? हमारा बीएसएफ लगी हुई है। तो क्या होता है कि जब पहले किसी बॉर्डर पे आक्रमण हुआ तो बीएसएफ वाले लड़ते हैं और पीछे सूचना देते हैं बाकी जो आर्मी या एयरवेज वाले हैं कि किस तरीके का हमला हुआ है और इससे हम निपट पाएंगे कि नहीं निपट पाएंगे, आगे आपको अलर्ट रहना है। कुछ इसी तरीके का यहाँ काम होता है
बी सेल जो होती हैं ये किसी भी इन्फेक्शन को सेंस करती हैं, उनसे लड़ती हैं और टी सेल को इन्फॉर्मेशन देती हैं और टी सेल जो है अपनी पूरी सेना लेकर के पहुंच जाती है और उस इन्फेक्शन को ख़त्म कर देती है, उस बैक्टीरिया या उस वायरस को ख़त्म कर देती है। इसीलिए जब किसी तरीके का कोई इन्फेक्शन होता है बॉडी में तो डॉक्टर अक्सर देखा होगा कि हमारे पर्चे डिस्क्रिप्शन पे लिखा होता है, प्रिस्क्रिप्शन पे, कि सीबीसी या टीएलसी डीएलसी। सीबीसी क्या है? कंप्लीट ब्लड काउंट। डॉक्टर क्या देखते हैं कि आपके ब्लड का काउंट क्या है, अलग अलग, मतलब आरबीसीज का कितना है, डब्ल्यूबीसीज में भी ल्यूकोसाइट का कितना है, मोनोसाइट, न्यूट्रोफिल, इन सब का वो काउंटिंग देखते हैं डॉक्टर। और जैसे ही उनको दिखता है कि लिम्फोसाइट आपकी बढ़ी हुई हैं, बस डॉक्टर समझ जाता है कि आपको कोई ना कोई तरीके का इन्फेक्शन है और वो एंटीबायोटिक देना शुरू कर देता है। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी में जाहिर सी बात है, देश के जिस हिस्से में आक्रमण होगा सेना ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पहुँच जाएगी। यानी कि हमारे जैसे ही किसी भी चीज़ का इन्फेक्शन हमारी बॉडी में होता है, हमारा सुरक्षा तंत्र लड़ता रहता है, चारों तरफ तमाम तरीके के इन्फेक्शन होते रहते हैं, लड़ता रहता है। लेकिन जब कोई बड़ा इन्फेक्शन होता है तो ये ल्यूकोसाइट संख्या में बढ़ जाती हैं और बढ़ करके उस दुश्मन का, यानी कि उस इन्फेक्शन का सामना करती हैं, उस वायरस या बैक्टीरिया का, जिसकी वजह से जब भी इनका टेस्ट कराया जाता है, टीएलसी यानी टोटल ल्यूकोसाइट काउंट जब कराया जाता है तो ये संख्या में बढ़ी हुई पाई जाती हैं। और एक चीज़ और है, हमने एक रोग सुना है एड्स, जिसमें कि बीमारी से लड़ने की क्षमता ख़त्म हो जाती है। उस पेशेंट को जो भी रोग होता है वो हो जाता है क्योंकि उसकी इम्यूनिटी ख़त्म हो जाती है। इम्यूनिटी ख़त्म हो जाती है क्यों? क्योंकि जो HIV होता है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, ये काम क्या करता है कि ये जैसे ही इन्फेक्शन उसका बॉडी में होता है ये तुरंत लिम्फोसाइट को ही खा जाता है। यानी कि किसी भी देश की अगर आर्मी और उसको पूरा जो है ख़त्म कर दिया है तो उस देश का क्या हाल होगा आप ये समझ सकते हैं। तो उसी तरीके से HIV जो होता है वायरस, वो लिम्फोसाइट को ही ख़त्म कर देता है बॉडी के। इसलिए उस पेशेंट का सुरक्षा तंत्र ख़त्म हो जाने से वो रोगों से खुद से लड़ नहीं पाता है, इसीलिए उसकी लाइफ कम हो जाती है क्योंकि उसको तरह तरह के इन्फेक्शन होते रहते हैं। डॉक्टर उसका ट्रीटमेंट अलग अलग दवाइयों से, उसको आर्टिफिशियली तरीके से उसको इम्यून दे करके करते रहते हैं। तो ये लिम्फोसाइट हमारी बॉडी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। दूसरा जो ग्रैन्युलोसाइट होती है वो मोनोसाइट। अब क्या है, वायरस बैक्टीरिया को मारा किसने? लिम्फोसाइट ने। तो वो हमारी बॉडी में पड़े तो रहेंगे नहीं डेड फॉर्म में, तो उनको ख़त्म करने का काम क्या है? या कुछ हद तक छोटे मोटे इन्फेक्शन जो जीवित हैं, वायरस बैक्टीरिया, उनको ये जो मोनोसाइट है, ये डेड वायरस बैक्टीरिया जो हो जाते हैं लिम्फोसाइट से झगड़ा करके, और जो है जो छोटे मोटे और पैथोजेंस होते हैं उनको ये ख़त्म करता रहता है, उनको जो है एंगल्फ कर लेता है, उनको ये खा लेती हैं मोनोसाइट्स। इसीलिए खा लेती हैं, इसीलिए ये सबसे बड़ी सेल्स होती हैं। सबसे बड़ी सेल जो है वो मोनोसाइट्स होती हैं और इनका जो न्यूक्लियस भी जो होता है वो काफ़ी बड़ा होता है। ये काफ़ी एक्टिव होती हैं और ये जहाँ भी देखती हैं कि टूट फूट वाली चीज़ पड़ी हुई है और डेड बैक्टीरिया पड़ा है, वायरस पड़ा है या छोटा मोटा ऐसे ही बैक्टीरिया परेशान करा, उसको उठाती हैं और खा लेती हैं। तो ये काम होता है मोनोसाइट का। ये टोटल WBCs की 2 से 4% होती है। तो ये हो गया हमारी ए ग्रैन्युलोसाइट। उम्मीद है आप लोग को समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं हम ग्रैन्युलोसाइट के बारे में, जिनमें कि कण पाए जाते हैं, ग्रैन्युलेटेड होते हैं और 2 से 3 जिनमें लोब्स पाए जाते हैं। ये 3 तरीके के होती हैं, न्यूट्रोफिल, स्नोफिल्स और बेसोफिल्स। न्यूट्रोफिल जो होती हैं इनमें जो न्यूक्लियस होता है 2 से 5 लोब्स में बटा हुआ होता है। इनका जो टोटल जो अगर हम देखें काउंटिंग तो ये 65 से 70% पाई जाती है, यानी सबसे ज़्यादा WBCs न्यूट्रोफिल्स ही होती हैं। ये अपना इधर उधर छोटे मोटे इन्फेक्शंस को ख़त्म करती रहती हैं। स्नोफिल्स जो होती हैं इनमें न्यूक्लियस जो है 2 लोब्स में बटा हुआ होता है और ये 2 से 4% होती हैं टोटल WBCs की। स्नोफिल्स जो होती हैं ये एलर्जी को बहुत जल्दी सेंस करती हैं।
जो कुछ लोगों को अस्थमा या इस्नोफिलिया की प्रॉब्लम होती है, अक्सर उनमें इस्नोफिल्स बढ़ी हुई होती हैं। ये जो है जितने भी एलर्जी पार्टिकल्स हैं उनके प्रति संवेदनशील होती हैं और उनको ख़त्म करने का काम करती हैं। तो जो लोग जो हैं एलर्जी के प्रति संवेदनशील होते हैं, धूल की हो गई या धुएं की हो गई, इस टाइप की जो एलर्जी है, या मौसम चेंज होने पर जो एलर्जीज जिन लोग को होती है, उनके में इस्नोफिल्स हमेशा बढ़ी हुई होती हैं। इसीलिए अस्थमा को इस्नोफिलिया कहते हैं। अस्थमा जो है थोड़ा सा ज़्यादा क्रिटिकल हो जाता है। तो इस्नोफिलिया इस्नोफिल्स की वजह से होता है। जब सांस बहुत फूलती है तो डॉक्टर अक्सर जो है वो जब टेस्ट लिखता है तो उसमें इस्नोफिल्स देखता है कि इनका इस्नोफिल्स कितना है। बेसोफिल्स ये बहुत कम पाई जाती हैं, 0.5% होती हैं टोटल WBCs की, और इनका जो न्यूक्लियस होता है वो सिंगल होता है और किडनी शेप में होता है। तो ये हमने पढ़ा WBCs के बारे में, और कुल मिलाकर के हमें समझ में ये आया कि WBCs जिनके बारे में शायद हम बहुत कम बात करते हैं या बहुत कम जानते हैं, हम जानते किसके बारे में हैं? RBCs के बारे में। क्यों? क्योंकि वो बड़ा काम करती हैं, वो ट्रांसपोर्ट करती हैं, ये सब करती हैं, सब करती हैं। लेकिन जो हमको रोगों से लड़ने में सुरक्षा दे रहा है वो WBCs है। ये हमारी बॉडी को बाहरी इन्फेक्शन से सुरक्षा देती हैं और उनसे लड़ती हैं। तो आज हमने WBCs के बारे में डीप में भी जाना। इसके अलावा जो होती हैं वो क्या होती हैं? प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट। सेलुलर एलिमेंट में पहला हमने पढ़ा RBCs, दूसरा हमने पढ़ा WBCs, और तीसरा हम पढ़ेंगे प्लेटलेट्स के बारे में। तो यहाँ पर शेप इनका होता है राउंड या ओवल, गोल या अंडाकार। अब हम जब ओवल की बात कर रहे हैं या राउंड की बात कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है ये कैसे होंगे? बाइकॉन्वेक्स या जिनके कि उभरे हुए होंगे दोनों तरफ से। और ये जो हैं इनमें भी न्यूक्लियस और लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। इनका काउंट 2 से 5 लाख पर क्यूबिक mm होता है। ये 2 से 5 लाख पर क्यूबिक mm पाई जाती हैं। यानी कि सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं RBCs 45 से 50 लाख पर क्यूबिक mm। दूसरे नंबर पे संख्या के आधार पर प्लेटलेट्स होती हैं 2 से 5 लाख पर क्यूबिक mm, और तीसरा हम WBCs को रखते हैं 80,000 पर क्यूबिक 8,000 पर क्यूबिक mm। तो सबसे कम WBCs होती हैं। देखिए डिफरेंस भी अपना रजिस्टर ले करके लिखते भी जाइए सारी चीज़ें, और एक डिफरेंस का चार्ट भी बनाते जाइए, आपके नोट्स इसी से तैयार हो जाएंगे सारे। तो अब हमने पढ़ा कि काउंटिंग कितनी होती है, बनती कहाँ है। हमने जब बोन दिखाई थी तो उसमें बताया था कि ये जो है बोन मैरो में येलो वाले पार्ट में बनती हैं। ये मेगा कैरियोसाइट्स होती हैं जो सेल्स, वो प्लेटलेट्स को बनाती हैं। इनमें भी कोई लाइसोसोम या न्यूक्लियस RBCs की तरह नहीं पाया जाता है। इनका लाइफ स्पैन 8 से 12 दिन, ये केवल 8 से 12 दिन जिंदा रहती हैं। तो ये हो गया इसके बारे में। अब प्लेटलेट्स का काम क्या होता है, फंक्शन क्या होता है? प्लेटलेट्स का फंक्शन होता है ब्लड को क्लॉट करना। हमने एक चीज़ और अभी पढ़ी थी, हमने कहा था कि फाइब्रिनोजन जो होता है वो ब्लड क्लॉटिंग में काम आता है। अब हम बता रहे हैं आपको कि प्लेटलेट्स ब्लड क्लॉटिंग में काम आता है। तो एक्चुअली ये दोनों कंपोनेंट होते हैं, प्लेटलेट्स और फाइब्रिनोजन, 2 कंपोनेंट ज़रूरी होते हैं जो ब्लड क्लॉटिंग में काम आते हैं। काम तो बहुत चीज़ें आती हैं, कई फैक्टर हैं जो स्टेप बाय स्टेप ब्लड क्लॉटिंग को करते हैं, जो कि हम अगले पार्ट जो वीडियो का हम अपलोड करेंगे उसमें हम बात करेंगे कि ब्लड क्लॉटिंग कैसे स्टेप बाय स्टेप होती है और कितने कंपोनेंट काम आते हैं। तो जो हमने 2 मेन कंपोनेंट यहाँ पर पढ़े, एक तो प्लेटलेट और फाइब्रिनोजन, प्रोटीन जो प्लाज्मा में पाई जाती हैं। तो प्लेटलेट जो है ये काम करती है ब्लड क्लॉटिंग, ये ना हो तो ब्लड क्लॉट नहीं होगा, फाइब्रिनोजन नहीं होगा तो ब्लड क्लॉट नहीं होगा। यानी कि कुल मिलाकर के ब्लड क्लॉटिंग के लिए भी हमें कई कंपोनेंट की ज़रूरत होती है। तो उनमें से एक कंपोनेंट है प्लेटलेट्स। तो हमने तीनों सेलुलर एलिमेंट पढ़ लिए। अब हम लास्ट में बात करेंगे ब्लड के फंक्शन की। जब हमने तीनों सेल्स के बारे में, प्लाज्मा के बारे में,
पढ़ लिया तो हमें फंक्शंस आधे से ज़्यादा तो पता ही होगा कि इनका फंक्शन क्या होता होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिशन या न्यूट्रिएंट टू वेरियस टिश्यू। इनका पहला काम होता है ये ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट को विभिन्न टिश्यू तक पहुंचाती हैं। कैसे कि ऑक्सीजन जो है वो लंग्स से लेकर के हार्ट और हार्ट से जो है पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करता है हीमोग्लोबिन। हमने बताया था ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेता है ऑक्सीजन लेकर के, इसको पूरे उसमें डिस्ट्रीब्यूट करता है। और न्यूट्रिएंट क्या है, जब डाइजेस्टिव सिस्टम में डाइजेशन होता है और डाइजेशन के बाद में जो डाइजेस्टेड फूड मटेरियल होते हैं वो न्यूट्रिएंट फॉर्म में जो है बिल्कुल ईजीएस्ट फॉर्म में, जैसे प्रोटीन है अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो गई, कार्बोहाइड्रेट है वो जो है ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गया, और जो आपका जो फैट है वो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में हो गए। तो ये जब बिल्कुल सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं तो इनका एसिमिलेशन आंतों के द्वारा हो करके ये ब्लड में चले जाते हैं, और ब्लड ये न्यूट्रिशन को लेकर के पूरी बॉडी में हर सेल तक डिस्ट्रीब्यूट कर देता है ताकि सारी सेल्स को न्यूट्रिशन मिल सके। क्योंकि हमें पता है कि हमारे बॉडी में जगह जगह टूट फूट होती रहती है, उनके लिए न्यूट्रिशन चाहिए होता है। और सेल जो है इनका एक निश्चित लाइफ होती है, वो डेड होती रहती है, उनकी जगह नई सेल बनती रहती है, तो उनके लिए भी न्यूट्रिशन चाहिए होता है। तो इनको ट्रांसपोर्ट करने का काम कौन करता है? ब्लड करता है। दूसरा, कार्बन डाइऑक्साइड और वेस्ट प्रोडक्ट को ट्रांसपोर्ट करता है कहाँ तक? एक्सक्रीटरी ऑर्गन तक। कार्बन डाइऑक्साइड जो है पूरी बॉडी से लेकर के कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना के, हीमोग्लोबिन क्या करता है? लंग्स में छोड़ देता है कार्बन डाइऑक्साइड को, जिसको कि हम एक्सपायरेशन के द्वारा बाहर निकाल देते हैं, हमने पढ़ा अभी। इसके अलावा वेस्ट प्रोडक्ट जैसे यूरिया, यूरिक एसिड, ये सब हमारी बॉडी में जगह जगह बनते हैं। जब हम बनते हैं जो सेलुलर डाइजेशन होता है, इन सब में जो है तरह तरह के वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं। ये वेस्ट प्रोडक्ट यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया बना, अमोनिया से जो है वो लिवर में यूरिया, यूरिक एसिड वगैरह का फॉर्मेशन हो, और ये कहाँ जाएगा? ये हमारी बॉडी में अगर घूमता रहा तो पॉइजनिंग हो जाएगी। तब क्या होता है कि किडनी में ब्लड इसको ले जा कर के छान देता है। वहाँ पर क्या होता है? वो यूरिन का फॉर्मेशन होता है, हमने पढ़ाई हुआ, या हम आगे पढ़ेंगे किसी वीडियो में। तो वो यूरिन के थ्रू जो है छन करके बाहर चला जाता है एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स में। तो ये काम भी किसने, ट्रांसपोर्ट का काम किसने किया? ब्लड ने। तो यानी कि ब्लड जो है एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी है हमारी बॉडी में, कि एक जगह से दूसरी जगह को कोई भी अगर कुछ भी ले जाना है तो वो कौन करता है? ब्लड। एक चीज का और ट्रांसपोर्ट करता है, वो है हार्मोन। हार्मोन कौन बनाता है? हार्मोन हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड बनाती है। एंडोक्राइन ग्लैंड, या जिनको हम अंतःस्रावी ग्रंथियां या डक्टलेस ग्लैंड कहते हैं। ये डक्टलेस होती हैं, डक्टलेस होती हैं और हार्मोन का निर्माण करती हैं। तो ये किस तरीके से अपने रिस्पेक्टिव ऑर्गन तक हार्मोन को पहुंचाएंगी? वहाँ जहाँ इनकी ज़रूरत है। तो ये क्या करती हैं? ये हार्मोन बनाती हैं और उनको ब्लड में डाल देती हैं, और ब्लड उस हार्मोन को उस रिस्पेक्टिव टिश्यू तक पहुंचा देता है जहां इसकी ज़रूरत है। तो तीसरा ट्रांसपोर्ट, पहला ट्रांसपोर्ट कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, दूसरा ट्रांसपोर्ट वेस्ट प्रोडक्ट, तीसरा ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिशन, चौथा ट्रांसपोर्ट हार्मोन्स। तो कुल मिलाकर के ब्लड क्या हो गया? हमारे बॉडी का ट्रांसपोर्ट सिस्टम। जैसे कि हमारे देश में क्या होता है? गांव में सब्जियां, अनाज, ये सब उगाया जाता है, शहरों तक पहुंचाया जाता है। शहरों का बना हुआ सामान दूसरी शहरों में या गांव तक पहुंचाया जाता है। ये कैसे करते हैं? इसके लिए ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, ट्रकें हैं, ट्रेन हैं, और तरीके के प्राइवेट ट्रांसपोर्ट हैं जिनके जरिए ये पहुंचाया जाता है। तो इसी तरीके से ब्लड भी हमारी बॉडी का ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। अब दूसरा, चूंकि ये जो है फ्लूइड फॉर्म में पूरी बॉडी में घूमता रहता है, इसलिए ये हमारी बॉडी टेम्परेचर को भी मेंटेन रखता है, उसको घटने या बढ़ने नहीं देता है। इसलिए ये हमारी बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेशन का भी काम करता है। और हमने WBCs में पढ़ाई कि ये एंटीबॉडी
और इम्यून सिस्टम बनाता है जो कि डिजीज़ के अगेंस्ट में लड़ता है। और आखिरी में प्लेटलेट्स जो कि चोट लगने पर ब्लड का क्लॉट करती हैं। प्लेटलेट जब भी कम हो जाती हैं, डेंगू में क्या होता है, जगह जगह से ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है, इसीलिए क्योंकि प्लेटलेट्स की संख्या घटना शुरू हो जाती है, काफ़ी घट जाती है तो ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। तो प्लेटलेट्स या फाइब्रिनोजन भी हमने पढ़ा था, ये क्या काम करता है, ब्लड को क्लॉटिंग में हेल्प करता है। अगर चोट लगी, ब्लड का थक्का नहीं जमेगा तो क्या होगा, पूरा ब्लड बह जाएगा बॉडी से। तो ये हमने पढ़ा आज पूरा ब्लड के बारे में। ब्लड क्या होता है, कैसे होता है, उसकी संरचना, उसका काम और कितना क्या पाया जाता है, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी। अब हमारा क्या बचा है टॉपिक ब्लड में, क्लॉटिंग कैसे होती है, ब्लड ग्रुप कितने प्रकार के होते हैं और ब्लड में होने वाली या ब्लड की कमी या इन सब से होने वाले जो डिजीज़ हैं वो क्या क्या हैं। तो इसके लिए हम अगली वीडियो में आपसे मिलेंगे। तो अभी ब्लड के बारे में देखते रहिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा बेल आइकन दबा के, ताकि अगला वीडियो आपको समय पर मिल जाए। बहुत जल्दी इसका अगला पार्ट भी हम आपके लिए अपलोड करेंगे। धन्यवाद, फिर मिलेंगे। थैंक यू।